गुड इवनिंग बच्चों। देखो आज की लाइव क्लास तो हो नहीं पाई, तो लाइव क्लास को जो है वीडियो में रिकॉर्ड करके मैं तुमको दे रहा हूँ। देख लेना रात तक, कल तक रिकॉर्डिंग में पढ़ा हुआ कभी भी देख लेना, तो हमेशा काम आएगा। लेकिन आज रिकॉर्डिंग में यकीन जानो इतने अच्छे सवाल हैं कि मज़ा आ जाएगा। अभी 1 घंटे प्लस का वीडियो बनेगा, इससे कम का नहीं होगा। 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो जाएगा और उसमें करंट के एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं। दीपक ने क्वेश्चन नंबर 107 109, दीपक का क्वेश्चन 109 114 116 118 21 23 27 28 उनका है, क्या कहते हैं, अंकित का, और इधर से 30 32 33 ये दीपक ने भेजे हैं। तो हमने पहले कहा था कि अगर इतने सवाल लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि 10 सवाल एग्जाम्पल का फंस नहीं जाएगा। और जो भी क्वेश्चन तुम लोगों ने भेजे बहुत अच्छे अच्छे आउटस्टैंडिंग सवाल है। राइट देना तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। एग्जाम्पल नंबर 109 फ्रॉम एसएल अरोरा। अब ये एसएल अरोरा में 109 नंबर एग्जाम्पल आपसे कुछ कहे जाता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, आपको ये महसूस हो रहा है कि यार इलेक्ट्रिसिटी वाकई इलेक्ट्रिसिटी जैसा मामला है, तो देखो एक सवाल पढ़ता हूँ। क्या इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड टू 500 watt at 100 volt is used to circuit having 200 volt supply. Calculate the resistance that must be put in series with the bulb so that the bulb deliver 500 watt. ध्यान से सुनिएगा, मैं सवाल का डिस्क्रिप्शन देता हूँ तुम्हें। कह रहा है एक बल्ब आपके पास है शिवा, वो बल्ब 500 वाट पावर डिलीवर करता है। बल्ब की पावर डिलीवरी 500 वाट है, लेकिन एक शर्त है कि बल्ब को 100 वोल्ट में लगाते हैं तब ऐसा होता है। ए बल्ब डिलीवर 500 वाट विल बी अप्लाई 100 वोल्ट पोटेंशियल। कॉमन बल्ब आपने देखा होगा 100 वाट 220 वोल्ट लिखा होता है, लेकिन वो 100 वाट 220 वोल्ट पर ही देगा, इसकी गारंटी है। वोल्टेज डाउन तो पावर डाउन, क्यों? P इक्वल टू, मैंने कहा था इस सेगमेंट को लगाना है, इसमें एक बात कान में ठीक से डाल के रखनी है, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। देखो P इक्वल टू V²/R ये फार्मूला है जो आपको हर चीज बताता है। अब वोल्टेज डाउन होगा तो पावर डाउन होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, और वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा। तो एक बल्ब है वो बोला 100 वोल्ट पर ऑपरेट करता है, तब वो 500 वाट पावर डिलीवर करता है, लेकिन अचानक आपने उसको 200 वोल्ट पर लगा दिया है दीपक, 200 वोल्ट पर आपने सप्लाई दे दी, बवाल कर दिया आपने। 100 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाला डिवाइस 200 वोल्ट पर लगाओगे, जैसे लगाओगे वैसे फ्यूज हो जाएगा। तो उसने कहा है कि ये पावर 500 वाट हमें डिलीवर करता रहे, तो इसके लिए इसके सीरीज में कितने रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी? सीरीज में कितने रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी? तो मैं कह दूंगा R की जरूरत पड़ेगी। हमें एक बात पक्की पता है कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। अब ये 200 लगा रखा है, 100 वोल्ट अगर इसके पास है तो पक्का है बचा हुआ 100 वोल्ट अगर इसको नहीं मिलेगा तो ये बल्ब सर्दिया फ्यूज हो जाएगा। अगर 100 वोल्ट उसे नहीं मिलेगा तो इसकी गारंटी है बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बल्ब की औकात 100 वोल्ट एफोर्ड करने की है, 200 लगा रखा है तो 100 वोल्ट उसके हिस्से में जाएगा। अब कह रहे बल्ब प्रॉपर पावर सप्लाई देता रहे, तो बल्ब की पावर सप्लाई देने का मतलब ये है कि P इक्वल टू V²/R का माजरा है। yes, बल्ब 500 वाट पावर सप्लाई दे रहा है अगर, और वो 100 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहा है, तो सबसे पहले मैंने इस चैप्टर का मंत्र बताया इस टॉपिक का, अगर लगाना चाहते हो, इस सेगमेंट में जाना चाहते हो, तो इसकी एक शर्त है, आप दिमाग में रख लीजिए, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो आप आइए इसको उड़ाइए, हटाइए, ज़्यादा उड़ा दिए उसमें। इस R की वैल्यू 20 2500 20 ओम। इस R की वैल्यू कितनी है? बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम है। मैंने बार बार बताया वोल्टेज जो होता है सीरीज में डिवाइड होता है, और वोल्टेज अगर बराबर बराबर डिवाइड होता है तो इस बात की भी गारंटी है रेजिस्टेंस भी बराबर बराबर होने चाहिए। तो अगर बल्ब का रेजिस्टेंस 20 आया है, 100 वोल्ट खाया है, 100 वोल्ट उसके पड़ोसी रेजिस्टेंस ने खाया है, तो उसका भी रेजिस्टेंस 20 ओम होना चाहिए। सो R विल बी 20। आंसर था आपका R की वैल्यू 20। बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम आया है तो इसका सीरीज रेजिस्टेंस भी 20 ओम होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अगर मान लो इससे कोई तकलीफ हो रही है, आपको अननेसेसरी लगता है ये बात, तो आप सुनिए, ऐसे सुनिए। P बराबर VI, P बराबर VI। बल्ब का पावर कितना है? 500 वाट। बल्ब में ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है?
तो बल्ब में जाने वाली करंट कितनी है? मैंने 1 करोड़ बार बताया कि सीरीज में करंट सेम होती है। सीरीज में करंट, अगर सीरीज में करंट सेम होती तो V = IR लगाते क्यों नहीं? बाद में जाए 20 ओम था कि नहीं था। सीरीज में करंट सेम होती है। बल्ब के हिस्से में भी 100 वोल्ट आया है, बल्ब में जाने वाली करंट भी वही होगी जो बल्ब इसमें जा रही थी, हैं? बल्ब के में जाने वाली करंट तो रेजिस्टेंस में जाएगी। लीजिए अब कैलकुलेट करिए, यार क्या दूसरा आ जाएगा? वही आएगा। वो तो ऐसे ओरल सवाल था। अगर इसका रेजिस्टेंस 20 ओम आया था तो पक्का है इसका रेजिस्टेंस 20 ओम होना चाहिए था, क्योंकि यह वोल्टेज बराबर बराबर डिवाइड हो रहा था। बात खत्म, फिनिश, क्वेश्चन खत्म हो गया। 109 था भाई, ये 109 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए लाया हूं 114, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। आप देखेंगे ये 1 घंटे के लेक्चर में जो 11 सवाल आपके आ जाने वाले हैं, ये विशेष क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन। मैं एसएलवा से क्वेश्चन नंबर 114 पढ़ता हूँ, एग्जाम्पल 114। लेकिन अगर आपने इसे आज मन से देख लिया पूरा वीडियो, तो आपको ये फील होगा कि यार मैंने करंट जान ली है एक लेवल से। चलो, उसने कहा द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ 3 वायर शोन इन फिगर इज 4 ओम। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड द सोर्स ऑफ EMF E, एमीटर सोर्स A रीडिंग 1 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट। सुनिएगा 1 मिनट में। उसने कहा छोटे बड़े हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। हमारे पास एक सर्किट मौजूद है जिसमें ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है। और एक कहानी बताई गई है, यहाँ एक बैटरी का EMF है, वो EMF मुझे पता नहीं है कितने वोल्ट का है, और एक एमीटर लगा हुआ है और ये एमीटर 1 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दिखा रहा है, 1 एम्पियर करंट इस एमीटर से पास हो रही है। और सवाल उठाया गया है कि इस सर्किट में पावर डिसिपेशन टोटल कितना है। तो 1 एम्पियर करंट यहाँ से रन करेगी, यहाँ तक आएगी, कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, तो 1 एम्पियर करंट यहाँ पहुँच गई। 1 एम्पियर में से आधी एम्पियर ऊपर नीचे जाएगी, क्योंकि मैंने हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा दीजिए और चाहे डायरेक्ट कंसेप्ट ले लीजिए। अगर ये रेजिस्टेंस बराबर बराबर वैल्यू के हैं, पैरेलल में लगे तो करंट बराबर बराबर डिवाइड होगी, और रेजिस्टेंस अगर बराबर बराबर वैल्यू के सीरीज में लगे हैं तो वोल्टेज बराबर बराबर डिवाइड होगा। तो चलिए, सभी रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट पता चल गई है, तो सभी रेजिस्टेंस मिलके कुछ कुछ पावर लॉस निकालेंगे, तो टोटल सर्किट का पावर लॉस चाहिए। बस सब में I²R तो इसके लिए I² करेंगे तो 1 एम्पियर, R की वैल्यू 4 प्लस इसकी I करेंगे तो हाफ एम्पियर का स्क्वायर 1/4, R की वैल्यू 4 प्लस इसकी भी करंट हाफ एम्पियर है तो हाफ एम्पियर का स्क्वायर 1/4 इंटू 4 कैलकुलेट करने गया तो कितना आ गया 6 वाट। ये सवाल हमारा करना है। क्वेश्चन नंबर 114 था दीपक आपका, वो भी फिनिश हो गया। अगला सवाल बहुत जबरदस्त है 116 आप तक पहुंचेगा। देखिए इसके सर्किट एनालिसिस का मामला है, कुछ और नहीं है। एग्जाम्पल 116, फिर से एक बेहतरीन सवाल 116 क्या कहता है जरा सुनिए। There are 2 electric bulb rated at 60 watt, 110 volt, 100 watt, 110 volt. They are connected in series with 220 volt supply. Will they bulb fuse? What will happens? They connected in parallel with the same supply. सुनिएगा भाई, मेरा एक बल्ब है वो 60 वाट का है। कितने का है? 60 वाट। लेकिन वो 60 वाट पावर तब देता है जब उसे 110 वोल्ट की सप्लाई में लगाते हैं। यहाँ वोल्टेज का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा बल्ब जो हमारा है वो पावर 100 वाट देता है जब उस बल्ब को भी आप 110 वोल्ट की सप्लाई में अलग से लगाते हो। मैंने कहा अगर इस तरह के सवालों का तोड़ चाहते हैं तो केवल एक तरीका है,
किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस कभी बदलता नहीं है। तो इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस यानी 100 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे पहले निकाल लीजिए, R = V²/P। आंख बंद करके इस कंसेप्ट पर यकीन करिए, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। दीपक, V²/R, ये इसके स्टैंडर्ड वोल्टेज स्टैंडर्ड पावर से निकाला जाएगा। V²/P, V²/P। हमें पक्का पता चल गया कि हमारे दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस अलग अलग है। अब C9 क्वेश्चन कहता है इन दोनों बल्ब को सीरीज में लगाकर, किसमें लगाकर, सीरीज में लगाकर टोटल 220 वोल्ट पावर सप्लाई लगा दी जाती है। टोटल 220 वोल्ट की पावर सप्लाई लगा दी जाती है। करेक्ट। सवाल ये पूछा है क्या इनमें से कोई बल्ब फ्यूज हो जाएगा? विल एनी बल्ब फ्यूज? क्या इनमें से कोई बल्ब फ्यूज हो जाएगा? व्हाट हैपेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल? फिर तो बात की बात है, अगर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो क्या होता? तो दोनों क्या है? अब फ्यूज होने का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले तो यही तय करेंगे। तो फ्यूज होने का क्राइटेरिया ये है किसी बल्ब का रेटिंग वोल्टेज 110 वोल्ट है, औकात है इसकी 110 वोल्ट का वोल्टेज एफोर्ड करने की। अब इस बल्ब के पास जैसे 111 वोल्ट हो जाएगा ये फ्यूज हो जाएगा। तो अब हम एक चीज पता करेंगे कि 220 वोल्ट की पावर सप्लाई टोटल लगा रखी है, इस बल्ब को कितना जाएगी, उस बल्ब को क्योंकि कितना जाएगी, क्योंकि दोनों को आपने सीरीज में लगा दिया। सीरीज में अब ये जो 110 वोल्ट था वो इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज था। स्टैंडर्ड वोल्टेज स्टैंडर्ड पावर से सबसे पहली चीज रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगर कोई चीज जो ना बदलने वाली है वो है इसका रेजिस्टेंस। श्योर। अब आइए आगे आप बता में आपको दोनों बल्बों का नया रेजिस्टेंस पता चल गया है। वो जो नया था वही पुराना रेजिस्टेंस रहेगा, सेम रहेगा। सबसे बड़ा मैटर है कि टोटल 220 वोल्ट की पावर सप्लाई लगाई गई है। अब हम देखना चाहते हैं इस वाले बल्ब में कितनी पावर सप्लाई नई वाली हो जाएगी और इसमें कितनी सप्लाई हो जाएगी। सप्लाई यानी कितना कितना वोल्टेज दोनों को मिलेगा। अब एक थ्योरी यहाँ काम करती, थ्योरी तो उतनी ही है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड और करंट सेम। तो सबसे पहले सर्किट में जाने वाली टोटल करंट की व्यवस्था देखिए। आप इस क्वेश्चन को अपनी एसएलआर में झांकेंगे, 114 कौन सा था, 116 था, तो इधर से लेकर उधर तक लगाए। हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे ही नहीं अभी, बस सुनिए सर। सबसे पहला काम करें, इस सर्किट में जाने वाली करंट की व्यवस्था करें। जो सर्किट की टोटल करंट होगी वो सर्किट के टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस से आएगी। सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना लगाया है आपने? 220। टोटल रेजिस्टेंस के नाम पर दोनों की सीरीज है R1 + R2। मैंने R1 R2 की व्यवस्था इसीलिए पहले तो कर ली थी। 1/60 + 1/100 ये हो गई सर्किट में दौड़ने वाली करंट। और ये करंट तय करेगी ये V1 कितना है। V1 = होगा I × R1। I × R1। चलिए आइए, I की वैल्यू मैंने लिखी है, कैलकुलेट करके पाई है। अब इसको मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ V1 की वैल्यू को। तो I की वैल्यू पाई है 220/110 का स्क्वायर, 60 और 100 का LCM। यहाँ 160 हो जाएगा। ये I की वैल्यू हो गई इंटू R1। तो R1 का वैल्यू है 100 का स्क्वायर/60। इसीलिए देखो ये डेटा मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये चीज सोचनी पड़ती है। 60 वहीं ऊपर है तो इस 60 को 60 खा जाएगा। ये 100 ऊपर जाने वाला है, कैलकुलेटेड वैल्यू बच रही है 220 × 100/160। अब कैलकुलेशन के लिए चलते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं। इसको काट दीजिए, 22 को काटिए तो यह 11 और ये 8 हो जाएगा। अब 1100 है यहाँ पर, इसको 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करने गए तो 8, हाँ 8 1 × 8, 3 0 हो गया। 8 3 × 24 और 6 0, 8 7 56, 8 ये बल्ब जिसकी औकात 100 वोल्ट एफोर्ड करने की थी, 100 वोल्ट का तो था, 110 वोल्ट। उस बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है नई हालत में? 220 का पावर सप्लाई मैंने लगा दिया है। तो जिस बल्ब की औकात 100 वोल्ट सहने की थी
100 वोल्ट से ज़्यादा साइन नहीं कर सकता था, उसे कितना मिल रहा है? 137 बोलो, फ्यूज हो जाएगा या बचा रह जाएगा? खत्म फ्यूज। फ्यूज हो जाएगा, हो गया। बोला कौन सा बल्ब फ्यूज? इफ एनी फ्यूज, यस 60 वाट बल्ब मस्ट बी फ्यूज। अब अगर चेक करना चाहो तो थ्योरी और कंसेप्ट कहती है 220 में से इसको घटा दो, बाकी बचा वोल्टेज इसके हवाले, तो वो तो फ्यूज होगा नहीं, क्योंकि 110 वोल्ट पर प्रॉपर सप्लाई जाएगा, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अब बोला कि अगर इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया जाता क्या होता? 220 वोल्ट से दोनों फ्यूज हो जाते। अगर पैरेलल में लगा देते 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ तो दोनों एक साथ फ्यूज हो जाते। क्यों? 110 वोल्ट की औकात है उनकी, 220 नीचे से लगा दिया तो दोनों फ्यूज नहीं हो जाएगी। पैरेलल में वोल्टेज हमेशा इक्वल होता है, इक्वल रहता है। अरे हाँ, दोनों बल्ब की स्टैंडर्ड वोल्टेज रेटिंग 100 वोल्ट से ज्यादा एफोर्ट ना करने की है, और दोनों को पैरेलल में 220 वोल्ट लगा दोगे तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है ना, और दोनों के पास 220 दिखेगा, वैसे फ्यूज हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। हो गया। ये था 160, करेक्ट। अगर दोनों को पैरेलल में लगाया तो दो में से कोई नहीं बचेगा, सीरीज में लगाया तो कौन वाला फ्यूज होगा? जिसका 60 वाट वाला बल्ब है वही फ्यूज हो जाएगा, करेक्ट। अब आप इस क्वेश्चन को अपनी एसएलआर में जाएंगे तो कितना माथा मारेंगे, कितना माथा पटकेंगे, आपको इस समझा नहीं पाया है कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। पहले वाले सेगमेंट में कह रहा है व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द करंट थ्रू द बल्ब इज दिस देन बिग बल्ब लाइटर, व्हेन द बल्ब इज पैरेलल इक्विवेलेंट दिस देन अ बल्ब फ्यूज। कह रहा है 60 वाट बल्ब इज फ्यूज। मतलब तुम कितना सरदर्द मोल ले लोगे, ये बात समझा नहीं पाए। मैं सामान्य सी बात सर्किट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है, और इसको लगाने के लिए किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस कभी बदलता नहीं है। इन दो बातों को फॉलो करिए, दुनिया में कोई सवाल नहीं है जो तुम लगा नहीं सकते हो। बाकी ऐसा देखोगे तो फिर इसी बच्चे रह जाओगे, बाकी कहीं के नहीं। चलो, तुमको अपर स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम भी लगवा के दिखाऊंगा, ये हायर स्टैंडर्ड का सवाल बोला जाता है। कंसेप्ट तो नहीं ना। अगला सवाल 109 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। अब हमारा नंबर आता है 118 का। एग्जाम्पल 118, एग्जाम्पल 118। A thin metallic wire of resistance 100 ohm emerges in a calorimeter containing 250 gram of water at 10 degrees Celsius and a current is 0.5 ampere passed through the half an hour. The water equivalent of calorimeter is 10 gram. Find the rise in temperature. Find the rise in temperature. सुनिएगा भैया, ये सवाल अभी आपके ऊपर से गुजर गया होगा। सही बात यही है, ये क्या क्या हो गया, क्योंकि क्लास 11 की कनेक्टिविटी है। क्वेश्चन में कैलोरीमीटर एक शब्द ले आया, तुमने कैलोरीमीटर नहीं सुना है अगर क्लास 11 की फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो। बहुत टिपिकल सिचुएशन है ना हमारे सामने। बोला है थिन मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज इमर्ज इन ए कैलोरीमीटर। एक पतला मेटेलिक वायर था जो कि 100 ओम का था। कितने ओम का? 100 ओम का। वो एक कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर माने कुछ नहीं, कैलोरीमीटर एक सिंपल कॉपर का बाउल होता है। कैलोरीमीटर माने कुछ नहीं, कैलोरीमीटर माने कॉपर का बाउल, कॉपर का एक भगोना, कॉपर का एक बर्तन, बस ऐसा कैलोरीमीटर नाम है सिर्फ उसका कैलोरीमीटर, बाकी कॉपर का एक बर्तन है। बोला ए थिन मेटेलिक वायर ऑफ 100 ओम इमर्ज इन ए कैलोरीमीटर कंटेनिंग 250 ग्राम वाटर। इस कैलोरीमीटर या इस बाउल में कितना? 250 ग्राम पानी भरा हुआ है। 250 ग्राम 10 डिग्री सेल्सियस का पानी है। और उसने कहा कि इस 100 ओम के रजिस्टर में बाहर से पावर सप्लाई लगाने के बाद इस रजिस्टर में 0.05 एम्पियर की करंट एंट्री करती है आधे घंटे तक। कितनी देर तक? हाफ एन आवर। बोला तो हाफ आवर 30 मिनट होता है। हमारी फिजिक्स मिनट को सेकंड में बदलने की सलाह दिया करती है, हमेशा मान लें। इस वायर में करंट पास होगी तो ये वायर हीट पैदा करेगा। ये हीट क्या करेगा? पानी गर्म करेगा, और पानी के साथ साथ कैलोरीमीटर का मामला है तो उसका बर्तन भी गर्म करेगा।
समझ रहे? टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी सिंपल सी बात है, टेम्परेचर राइज करेगा। तो बोला टेम्परेचर कितना राइज हुआ, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, वही तो पूछा है। अब क्या है, इसका टेम्परेचर पहले इनिशियली 10 डिग्री सेल्सियस था, T1 कह दीजिए इसको। अब भैया ये गर्म होगा, हीटर है, वाटर हीटर है, तो इसका नया टेम्परेचर राइज होके T2 हो जाएगा। मैं T2 पता कर लूँ तो राइज इन अपने आप मिल जाएगा। T2 में T1 घटा दे, राइज नहीं पता चल जाएगा। अब सारा मामला क्या है, मैंने कहा ऐसे सवालों को हमारी फिजिक्स एक लाइन की परमिशन देती है। अब किसी कंडक्टर में जब हीट और करंट जाती है तो हीट प्रोड्यूस होती है समय देश काल परिस्थितियों के अनुसार I² RT। कल का एक सवाल था, उसमें हीट मैंने V² RT करी थी। आज की हीट मेरी I² RT हुई। क्यों? क्योंकि कल V और R दिए थे, आज मुझे I और R दिए हैं, तो है तो एक ही बात ना। तो I² RT, तो ये हीट पैदा हो गई। यस सर। कल वाले क्वेश्चन में जो हीट पैदा हो उसका 80% यूज करने का भी एक मामला दिया था। आज ऐसा कुछ नहीं, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो सीधे इसी में जाती है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होगी क्या करेगी, पानी गर्म करेगी प्लस बर्तन गर्म करेगी। जो पानी गर्म करने में हीट प्रोड्यूस होती है, पानी गर्म करने की हीट, तो हीट गिवन का फार्मूला Q बराबर ms डेल्टा टी, या इसी को लोग mc डेल्टा टी भी बोलते हैं। पानी को गर्म करने में ms डेल्टा टी और बर्तन को गर्म करने भी ms डेल्टा टी। पानी को गर्म करें या बर्तन को गर्म करें, दोनों के लिए ms डेल्टा टी। इंफॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर हमारे पास कोई चीज जानकारी में नहीं है, लेकिन हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। कितनी करंट जा रही थी, 0.05 एम्पियर। 0.05 एम्पियर को हाफ कहते हैं, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। इस वाटर हीटर का डिस्टेंस 100 ओम है, टाइम लगा है आधे घंटे यानी 60 सेकेंड। करेक्ट। तो बार डेल्टा की वो तो बर्तन गर्म करेगा। पानी गर्म होगा तो पानी को गर्म करने का अलग ही चाहिए, साथ में बर्तन भी तो गर्म होगा। उसकी भी। हाँ, बर्तन को गर्म करने में हीट खर्च नहीं होगी। अरे गिलास भर के पानी रखे हो तो गिलास भी गर्म हो रहा है, बर्तन भी गर्म हो रहा है, दोनों गर्म हो, तो दोनों वाले mc डेल्टा टी लगवाइएगा कि नहीं लगवाइएगा। तो पानी का यम 250 ग्राम है। पानी की स्पेसिफिक हीट S हमने बताई थी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या 4.2 जूल, क्योंकि बाई साइड में जूल आया है तो इसकी वैल्यू को हम जूल में रखेंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले 10 था, अब T2 हो गया है, तो यहां करेंगे T2 - 10 प्लस। अब बर्तन का मास नहीं पता है, बर्तन की स्पेसिफिक हीट नहीं पता है, तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते तो वहां लिखा हुआ था कैलोरीमीटर 10 ग्राम इक्विवेलेंट है। कितना है? 10 ग्राम, यानी ये कैलोरीमीटर पानी के हिसाब से 10 ग्राम के बराबर है। समझ रहे हैं? पानी के हिसाब से 10 ग्राम के बराबर है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए कैलोरीमीटर इज 10 ग्राम, देखा है ना। तो उसको मतलब हमने 10 ग्राम पानी की तरह कंसीडर किया। वाटर इक्विवेलेंट बोल दिया ना, तो वो 10 ग्राम वाटर हो गया, यानी जो बर्तन मेरा है वो 10 ग्राम पानी के बराबर है। तो 10 ग्राम पानी के इक्विवेलेंट है, तो स्पेसिफिक हीट भी पानी की लगेगी। बर्तन पानी सेम टेम्परेचर पर रहे होंगे तो डेल्टा टी का माजरा सेम होगा। अब इस पूरी क्वेश्चन में बचा क्या निकालने को? T2 बचा है। वो T2 कॉमन कर लीजिए, इधर उधर कॉमन करके सब सेटिंग बैठा दीजिए, T2 निकल जाएगा। अब T2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा और T2 - T1 जो मेरा होगा वही डेल्टा थीटा होगा। हो गया भाई दीपक? देखो बेटा, आपने सवाल बहुत अच्छे अच्छे दिए। इसके बाद 121 की बात करता हूं मैं। आपने 121 सुना नहीं दी ठीक से। हमारी जो पिछली वाली कल की क्लास थी इसमें 121 मैंने एज एग्जाम्पल बताया था। कल वाली क्लास का रिकैप देख लीजिएगा। लेकिन कोई बात नहीं है, आज एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आपने दोबारा लगाया होगा इसलिए फंसे तो मैं दोबारा फिर से बताया, तो 2 मिनट लगेगा, उसमें दिक्कत क्या है। कह रहा एक इलेक्ट्रिक केटल में 2 कॉइल लगी हैं। पहली कॉइल को चालू करते हैं तो 6 मिनट में पानी बॉयल हो जाता है, दूसरी कॉइल को चालू करते हैं 8 मिनट में पानी बॉयल। क्योंकि तुमने क्या किया, जब दोबारा लगाया होगा तुमने एसएलवा पलटी है। अब एसएलवा में वो पैजामापंथी रख रखी है कि समझ नहीं पाए होगे हुआ क्या है हमारे साथ, और जबकि इस सवाल को मैंने बताया था। तो चलो 121 नंबर एग्जाम्पल पर बात करते हैं दीपक बेटा। एग्जाम्पल 121 कुछ कहना चाहता है। एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 हीटिंग कॉइल। एक इलेक्ट्रिक केटल में 2 हीटिंग कॉइल्स हैं। पहली कॉइल को ऑन करने पर
6 मिनट में पानी गर्म हो जाता है और दूसरी कॉइल को ऑन करने में 8 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। मतलब साथ में दोनों कॉइल का अलग अलग रेजिस्टेंस है। और सबसे पहला काम आप उसी को पता कर लीजिए। मैंने कहा अगर इस टॉपिक को लगाना चाहते हो तो दिमाग में ठीक से एक बात डाल के रखो कि किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस कभी चेंज। अब सुनो, अब इस कॉइल को एक किसी पावर सप्लाई से आपने जोड़ा होगा तभी तो ऐसा हुआ होगा। उस पावर सप्लाई के वोल्टेज को मैंने V मान लिया। तुमको पता है P इक्वल टू या H इक्वल टू हमने बताया V²/RT होता है। बिल्कुल सर। भाई अब ये कॉइल क्या करती है, हीट पैदा करती है और हीट जो पैदा होती है वो V²/RT होती है। सही है। तो अब मैं पहली कॉइल का अगर रेजिस्टेंस फाइंड करने जा रहा हूं R1 की वैल्यू तो कैलकुलेट होकर हो जाएगी V²/H और टाइम था 6 मिनट। उसी सीक्वेंस से हम चले जाएं क्योंकि उतने पानी गर्म करना है तो हीट सेम चाहिए होगी, वोल्टेज वही था तो V और S तो सेम है। अब की बार टाइम लगा है 8 मिनट। ये R1 मिल गया, ये R2 मिल गया। और पहले सवाल में कहा था कि अगर उतने ही पानी को गर्म करना था, दोनों कॉइल को सीरीज लगा दिया जाए तो पानी उतने गर्म करना था तो हीट वही पैदा होनी थी। वोल्टेज पूरे सप्लाई का सेम है क्योंकि सीरीज में लगा के अपने सेम किया है तो V² और V²/R की जगह पर क्या हो जाएगा आपकी बात। और इस टाइम की तलाश में आप आए हैं। ये R1 ये R2 इनको उठा के यहाँ बैठाइए और जैसे एक स्टेप कैलकुलेट करेंगे वैसे T की वैल्यू आपके कदमों में होगी। दिखाऊं, H की जगह H, V² की जगह V²। पहले पक्की कंसेप्ट पकड़ा करिए। वो क्या कह रहा है भाई, कॉइल से पानी गर्म करना था, पानी गर्म करने की हीट की जरूरत थी। H इक्वल टू V²/R1T V²/R2T। तो R1 की वैल्यू निकाली V²/H × T। अब दोनों को सीरीज में लगा के गर्म कर रहे हैं तो R1 की जगह पर मैंने वैल्यू इंप्लीमेंट करनी है V²/H × 6 प्लस V²/H × 8 × T। देख लीजिए V² कॉमन लीजिए, काट दीजिए, ये इस बाद में ऊपर चला जाएगा, इस H को इससे कैंसिल कर दिए, 6 2 8। आंसर आपके सामने होगा 14 मिनट। 10 सेकंड का खेल है। और इसी में सेकंड केस है, कहता जब दोनों कॉइल को पैरेलल कनेक्ट किया है तो हीट तो भैया उतनी करनी है पैदा, पानी तो उतना ही गर्म करना है। लेकिन जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो यहाँ V² की जगह V² रहेगा और जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल वाला हो जाएगा वो दो रेजिस्टेंस का R1 × R2 अपान R1 + R2 हो जाएगा V²/RT। ये टाइम में चाहत में आया हूँ, ये टाइम मुझे निकल जाएगा। बस आपको करना क्या, ये R1 और R2 उठा के यहाँ सजाने हैं। वक्त आपका साथ देगा तो आप इस वक्त का जवाब, इस समय के क्वेश्चन का जवाब निकाल लेंगे। ये रहा मेरा 121। चलिए अब एक क्वेश्चन मेरे पास 123 है दीपक आपका। इस 123 पर भी मैं बात करता हूँ आपके साथ। हर सवाल बन जाएगा, बस शर्ते दो बातें, एक क्लास 11 के सिलेबस में की गई गलतियां आपके ऊपर भारी पड़ती हैं और दूसरी ध्यान से न सुनना भी भारी पड़ता है। देखिए ये सवाल को IIT ने पूछा है, IIT का पुराना सवाल है। ऐसा लग रहा था एग्जाम्पल 123 नहीं समझे। कह रहा है 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर टू बी यूज्ड टू 220 वोल्ट DC सप्लाई। हमारे पास 1 किलोवाट का एक हीटर है, एक हीटर है जिसकी पावर सप्लाई 1 किलोवाट यानी 1000 वाट है। यूज टू 220 वोल्ट पावर सप्लाई, 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से इसे हमने कनेक्ट किया है। 220 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है। व्हाट इज द करंट इन द हीटर, हीटर में कितनी करंट पास हो रही। तो 1 सेकंड और 1 लाइन हमारे पास हीटर में पास होने वाली करंट I = P/V। अब इससे बड़ा कौन सा फार्मूला हमारे पास है, I = P/V। पहले सवाल का जवाब हाजिर है आपके पास 50/11 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट इज फिनिश्ड, डिवाइड कर लीजिएगा तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन हीटर, 1000 वाट। पहले से आंसर पता है। व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन हीटर, तो पावर डिसिपेशन तो पहले ही बता रखा है 1000 वाट। हो गया क्या। इसके बाद व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, यार क्या बेकार का सवाल लिया है। H = V²/R।
V मेरे पास है 220 का V स्क्वायर बाई P, 220 का स्क्वायर अपन पावर 1000 कैलकुलेट करिए, जवाब आपके सामने होगा 48.4 ओम। 48.4 ओम, हाँ ये 123 था किसी का, उसका पीछे का पार्ट होगा कुछ, मुझे पता है, वो सवाल का ऊपर दम नहीं था, वो पीछे वाले से घबराया है कोई। हाउ मच हीट प्रोड्यूस इन कैलोरी, हीट जो प्रोड्यूस हुई वो कैलोरी में कितनी हुई। देखो ये हीटर है 1000 वाट पावर डिलीवर करता है, तो पावर को हीट में कन्वर्ट करना, ये तीसरा क्वेश्चन था आपका। चौथा क्वेश्चन तो हीट, हाँ तो हमें हीट चाहिए, तो हीट मैंने कहा था P इंटू टी के बराबर हो जाएगी। हीट इज द फॉर्म ऑफ वर्क माय डियर, पावर इक्वल टू हमारे पास बेसिक फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क या हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। अब टाइम क्योंकि कुछ मेंशन नहीं तो 1 सेकेंड बाय डिफॉल्ट, हाँ बिल्कुल। अब हमारे पास जो ये 1 सेकेंड किया तो जो 1000 वाट था वो 1000 जूल बन गया। अब उसने कैलोरी में कहा है तो हमने तुमको बताया 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, तो इतने जूल इक्वल टू कितने कैलोरी, तो लीजिए आपकी कैलोरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट भी पूरा हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा पंगा है, सर वही फंसा होगा कहीं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस विल बी कन्वर्टेड पर मिनट इनटू स्टीम एट 100 डिग्री, कितना पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस का है 1 मिनट में स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए इसी वाटर हीटर से पानी को कन्वर्ट करना है, तो Q बराबर, अगर आपने क्लास, हाँ वही फंसा ही होगा लास्ट पार्ट, Q इक्वल टू ml, Q इक्वल टू ml। क्लास 11th में जब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हो तो फार्मूला लगाता है Q इक्वल, Q इज द हीट, हीट इज द एनर्जी, एनर्जी इज गिवन। तो हमारे पास कितनी एनर्जी, उसमें पर मिनट वर्ड आया है, ये पर सेकंड का मामला था तो नहीं, ये पर सेकंड का मामला था, मिनट में यानी 160 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास ये आया था कैलोरी में 1000 अपॉन 4.2, ये था पर सेकंड का, मैंने टाइम को पर सेकंड किया था ना, अब पर मिनट करवाया है तो 60 हो गया। m हमें पता लगाना है वाटर की, उसकी, हाँ लेटेंट हीट बताइए 540 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो अभी m ग्राम में अपने आप दौड़ के आएंगे, हल करके दिखाऊं, देखो इससे करो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, इसको काटो, इससे काटो, 9 नीचे ले आके डिवाइड करो, ऐसा पाओ, हो गया खत्म। आगे देखो 123 था, 123 तक आ गया मैं। अब 127 और 128, कहीं नंबर आगे पीछे तो नहीं हो गया किसी की किताब में, जो पता चला पूरी मेहनत मेरी बेकार चली गई, हम कुछ और सवाल ही बता डालें। और हाँ इसीलिए कहता हूँ फोटो खींच के भेजा करो, जैसे अभी अंकित ने क्वेश्चन को भेजा है तो हमारी किताब उसकी किताब में डिफरेंस है एक आध, हाँ क्योंकि क्वेश्चन सीक्वेंस चेंज हो सकता है ना। 127, हाँ बिल्कुल। अब 127 देखना, अब ये तो अंकित का सवाल है तो अंकित के लिए आ गया ये, ड्राई सेल आप, अब अंकित की किताब देख रहा था तो उसमें 128 लिखा है इसका नंबर, और जो 128 है उसकी किताब में 129 लिखा है, मैं देख रहा था। हाँ पता चला कि दीपक बाबू ने सवाल भेज दिए, मैंने अपनी किताब बता डाली तो फिर हो गया। ए ड्राई सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.10। जैसे पढ़ा तो आधा कॉन्फिडेंस डायग्राम बनाने से ही आने लगता है, पूरा सवाल पढ़ने से पागल हो जाएगा आदमी, इतना बड़ा सवाल लिखा है। तो करेक्ट, ड्राई सेल है 1.5 वोल्ट उसका EMF है, 0.10 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने कह दिया, क्वेश्चन नहीं पढ़ा। कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर इन सीरीज विद वेरी लो रेजिस्टेंस एमीटर, एक किसी कैपिटल R रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया, साथ में एक बिल्कुल लो रेजिस्टेंस का एमीटर यूज हुआ, तो लो बोल दिया तो नेग्लेक्ट हो गया बिल्कुल। When a circuit is switched on, emitter reading settled to steady current of 2.2 एम्पियर। एमीटर में 2 एम्पियर की स्टेडी करंट यानी फिक्स करंट फ्लो होने लगती है, यानी कम ज्यादा नहीं होती है। कितने पूछा था स्टेडी वर्ड क्या है, तो स्टेडी का मतलब फिक्स करंट फ्लो होती है 2 एम्पियर। तो लिखा है व्हाट इज स्टेडी, तो स्टेडी का मतलब क्या है, तो व्हाट इज स्टेडी मतलब फिक्स होना, वो कम ज्यादा ना हो।
रेट ऑफ केमिकल एनर्जी कंजप्शन इन सेल। पहला क्वेश्चन पूछा है सेल में होने वाली केमिकल एनर्जी का कंजप्शन क्या है। तो हमने आपको सबसे पहले जिस दिन सेल पढ़ाया था तो सेल की एनर्जी यानी सेल के पावर के बारे में बताया। बिल्कुल सर। और सेल की जो एनर्जी होती है P इक्वल टू वी आई के अलावा यानी ई आई कह सकते हैं, क्योंकि सेल में तो ईएमएफ होता है। सेल का ई कितना है? 1.5। सेल के अंदर तो सेल का ईएमएफ काम करता है ना, सेल के अंदर बोला। और सेल में दौड़ने वाली करंट कितनी है? 2 एम्पीयर। पहला आंसर आ गया 3 वॉट। 3 वॉट है सर। पहला आंसर आ गया 3 वॉट। रेट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर जो है ये सेल से जनरेट होने वाली टोटल पावर है जिसको हमने कह दिया 3 वॉट। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर छोटू उसके पेट में बैठा है। तो सम वोल्टेज तो जो छोटू पावर खर्च कर लेगा अपने अंदर, तो छोटू की पावर जो होगी वो I²R से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि छोटू के पेट से कितनी करंट पास हो रही है, सीरीज में करंट सेम होती है। तो 2 2 जा 4, छोटू का रेजिस्टेंस 0.1, यानी बात करते तो 0.4 वाट। यानी इस 3 वाट में 0.4 वाट का हिस्सा जो है वो छोटू के पेट में चला जाएगा। सेल ने तो जनरेट करी टोटल 3 वाट, छोटू ने खाली 0.4 वाट डिसिपेट करेगा, खराब करेगा, बर्बाद करेगा। रेट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड इनसाइड द रजिस्टर, तो रजिस्टर तो बाहर का, तो 3 वाट टोटल सेल जनरेट कर रहा था, छोटू के पेट में 0.4 वाट चला गया, तो बाकी बचा तो ये एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल रजिस्टर कितना पावर डेसिपेट कर रहा है वो हमें पता चल गया 2.6 वाट। वो भी आंसर आ गया होगा। अब आखिरी सवाल भी था पावर आउटपुट। तो आउटपुट तो वही जो बाहर निकल के आएगी, तो यानी इसी को जो जा रही थी वही तो चौथा आंसर भी होगा। 2.6 हो गया अंकित। तो बस ऐसे ही था। ए सीरीज बैटरी ऑफ 10 लेड कम्यूटेटर ईच ऑफ 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.025 ओम चार्ज टू 220 वोल्ट मींस ओके। To limit the charging current of 47.5 ohm used in series the charging circuit, the power supplied by the mains and power dissipated as heat, account of heat difference power in AB। बिल्कुल बढ़िया। 2 मिनट और 2 लाइन तक हम सर्किट और सवाल बनाते हैं दोनों। हाँ बिल्कुल, कहानी से हमें बहुत वास्ता नहीं है, हमें अपनी फिजिक्स में आम खाने पेड़ नहीं गिनने। हाँ। उसने कहा हमारे पास 10 लेड कम्यूटेटर हैं और 2-2 वोल्ट के हैं, मतलब कुल मिला के वो कहना चाहता है एक बड़ी बैटरी बनाई है उसमें 2-2 वोल्ट के सेलों का कॉम्बिनेशन है। आप ये बड़ी वाली इन्वर्टर वाली बैटरी देखते हो, उसमें 2-2 वोल्ट के सेल लगे होते हैं सारे। यस सर। और इसमें 10 सेल हैं। कितने सेल हैं? 10 सेल। तो 2-2 वोल्ट मिलके 10 सेल जो होंगे वो 20 वोल्ट की एक बैटरी जनरेट कर देंगे। बिल्कुल। और सभी सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25। सभी सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.25 ओम, तो 10 सेलों का टोटल मिलाकर के 2.5 ओम हो जाता। मतलब मैं ये कह सकता था अंकित कि ये बैटरी जो है वो 20 वोल्ट की है और इसका जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 2.5 ओम। बोलो ना, है ना। और इसे चार्ज करने के लिए 220 वोल्ट की मेंस की सप्लाई लगा दी गई है। ये तुरंत ही फट जाएगा। 20 वोल्ट की उसकी औकात है, 220 वोल्ट से चार्ज करोगे तो फट नहीं जाएगा। तो इसकी करंट, चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए इसमें एक 47.5 ओम का एक्स्ट्रा है। अब औकात में आ गई। अरे 20 वोल्ट की बैटरी है, आप उसे 220 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करोगे, फट से पट की आवाज आएगी, खेल खत्म। बचाना पड़ेगा। तो बचाने के लिए क्या करेंगे? सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो यही इसका माई बाप, यही इसका करता धरता है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो जितना एक्स्ट्रा वोल्टेज था वो इसके हवाले चला गया। तो एक छोटा सा काम करते हैं, सबसे पहले सर्किट की करंट पता कर ले, क्योंकि करंट ही तय करेगी इसका भविष्य। सर्किट की करंट इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो इसको अगर तुम एक सीरीज सर्किट की तरह देखते हो, रनिंग में देखते हो, तो ये पॉजिटिव हो, ये कैसा है? अब ऐसे अगर आप अपनी करंट लेके जाते हो तो ये नेगेटिव और ये कैसा हो गया? इस पूरे सर्किट को एक सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज 240 नहीं बल्कि 200 कितना होगा? क्यों? आप इस सर्किट को ऐसे देखिए, ऐसे घूम करके देखिए। अरे आप पीछे कर चुके हैं आप ऐसे। ऐसे अगर एक सेल अगल बगल बना होता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उल्टा नहीं हो जाता? बोले उल्टा है दोनों। और अगर ये सीन ऐसे बनी होती तो बोलते सीधा है, जोड़ लो।
तो ये प्लस माइनस और घूम के आता तो नेगेटिव पॉजिटिव, और चार्जिंग के लिए जरूरी शर्त है पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा? 220 में 20 घटेगा ना। सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया सीरीज? अरे 47.5 और 2.5। कितनी करंट इसकी रगों में? 4 एम्पीयर। इस सर्किट के लिमिटिंग करंट सबसे पहले पूछी भी गई होगी, 4 एम्पीयर होगी। कह रहा है फर्स्ट पावर सप्लाई बाय द मेंस, पावर सप्लाई बाय द मेंस। तो मेंस का पावर कितनी सप्लाई करता? मेंस यही है ना, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मेंस कितनी पावर सप्लाई करता? P = VI होता है। मेंस का वोल्टेज कितना है? 220। इस सर्किट में कितनी करंट डिलीवर करने लगा है ये? पहले निकाला था ना उसको। तो आपका पहले प्रश्न का जवाब आ गया 880 वाट। 880 वाट। बैटरी ने कितनी रिसीव करी? बोल देंगे 800 वाट। बैटरी ने कितना कह रहा है? फर्स्ट पार्ट द पावर सप्लाई बाय द मेंस एंड द पावर डेसिपेटेड एज हीट। तो बताओ हीट में पावर कहाँ वेस्ट होती है? रेजिस्टेंस में। और इसमें रेजिस्टेंस टोटल कितना है? 47.5 से 2.5 है। तो हीट के फॉर्म में जो पावर डेसिपेशन होता है उसे हम I²RT बोल सकते हैं। टाइम हो गया पर सेकेंड। सर्किट में करंट दौड़ी 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का 16, आर की वैल्यू 50। देख रहे थे आप? टोटल पावर सप्लाई से 880 वाट ली जा रही है, जिसमें से 800 वाट खराब हो जा रही है, बेकार हो जा रही है। यानी बैटरी को सिर्फ 80 वाट मिल रही है। बैटरी को सिर्फ कितनी मिल रही है? तो जब इन्वर्टर से चार्जिंग होती है, घर में लोग इन्वर्टर लगाते हैं तो कहते हैं 1 यूनिट बिजली का अप डाउन कंजप्शन लूज हो जाता है सिर्फ इन्वर्टर के चक्कर में। अगर ऐसा करते, ये नहीं रेजिस्टेंस था तो P = V²/R क्यों नहीं हमने लगाया? किसमें? इधर मतलब यहाँ की अगर इस वाले में यहाँ की पावर निकालने। हाँ मुझे बताओ इस बैटरी में कहाँ से रेजिस्टेंस है? नहीं, बैटरी में ये नहीं है 47.5। तो बैटरी का थोड़ी ना होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है। यहाँ से अगर पावर निकाल लेते, पावर निकाल लेते तो पावर डिसिपेशन हीट के फॉर्म में बैटरी में हो रही है, सारे रेजिस्टेंस में। और बैटरी जो पावर डिलीवर करती है हमेशा P = VI हो, तो उसमें I²R लगा ही नहीं सकते। बैटरी में कोई रेजिस्टेंस थोड़ी ना होता है। तो मेंस की पावर ने कितनी सप्लाई दे? 880 वाट। हीट के फॉर्म में कितनी डेसिपेट हो गई? 800 वाट। तो इस बैटरी में कितनी गई? 20 चौक 80, तो ऐसी दिख रही है ना। हो गया, ये भी हो गया। ये NCERT के दोनों क्वेश्चंस थे, CBSE का सैंपल पेपर था। इसके बाद चलाइए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन था 130, 130। फिर देखिए पूरी कथा लिख रखी है 130 में, पूरी कहानी है, लेकिन वो 3 लाइन से ज्यादा की नहीं है। 130 हमसे कह रहा है ए पावर ऑफ 60 वोल्ट सप्लाई, goes to charge of battery 8 lead commutator each of 2 volt, each have interdistance 1.1/8 ohm, charging current also run in the motor, this winding of 7 ohm supply current। बिल्कुल सिमिलर सवाल है। चलो एक चौक का वो क्या कहते हैं NCERT का और सवाल आप तक पहुंचाता हूं। हमारे पास मेन की एक पावर सप्लाई है 64 वोल्ट की। वो मेन की सप्लाई एक 8 कम्यूटेटर वाले जिसमें 2-2 वोल्ट के 8 हैं, तो सीधे 8 दूनी 16 कर दे। बोलो 8 दूनी 16 कर दे भाई। 8 से नहीं 2-2 वोल्ट के, तो 8 दूनी 16 और 1/8 ओम हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो 1/8 × 8 यानी 1 ओम। तो ऐसा कह सकते हैं ना बड़ी आसानी से। 8 सेलों को मिलाकर 2-2 वोल्ट के, तो 16 वोल्ट की बैटरी हो गई। और इसके बाद 1/8 ओम ईच करके 8 सेलों का 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब चार्जिंग के सर्किट का मैंने मतलब समझाया, पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से लगाएंगे तभी चार्जिंग होगी। आपको पता है तुरंत ही बैटरी फट जाएगी इमीडिएट। तो उसने कुछ आगे पढ़ा है, लिखो। कह रहा है चार्जिंग करंट आल्सो रन इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये चार्जिंग करंट एक मोटर भी चला रही है, मतलब यहाँ एक मोटर लगवा दी है आपने, यहाँ एक मोटर लगवा दी, क्योंकि मोटर लगेगी नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अब बोला तो मोटर 7 ओम की है, नहीं होता तो सत्यानाश हो जाता, तक खेल खत्म हो चुका हमारी बैटरी का। 64 वोल्ट की पावर सप्लाई से 16 वोल्ट की बैटरी चार्ज ही नहीं हो सकती है। चार्ज करने के लिए सीरीज रेजिस्टेंस चाहिए।
तो रेजिस्टेंस की जगह क्या लगा दिया है, एक मोटर लगा दी, इसका 7 ओम रेजिस्टेंस है। फिर क्या हुआ है, अब इसमें एक स्टेडी पावर सप्लाई चालू हो जाती है करंट की 3.5 एम्पियर, कितनी 3.5 एम्पियर। ये एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। मैकेनिकल एनर्जी यील्ड बाय द मोटर, मोटर ने कितनी मैकेनिकल एनर्जी रिसीव करी, मोटर ने कितनी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करी या रिसीव करी, कितनी देर में, टाइम कहाँ गया, टाइम 1 घंटे में, 1 आवर, बाई द मैकेनिकल एनर्जी यील्ड बाय द मोटर। और एक कार्यक्रम कितनी देर तक चलता है, अच्छा नीचे दिखाया बना, 1 घंटे में मोटर ने कितनी मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम करी। तो मोटर की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, हीट कर दें, एनर्जी कर दें, एच कर दें, वर्क कर दें, तो मैंने बताया VIT, VIT ये लगा सकते हो। और P into T पावर तुम्हारे पास मोटर का है क्या, जो पावर निकाल देंगे, कैसे निकालोगे, तो उससे अच्छा I² RT लगा दो। I तुम्हारे पास है, R तुम्हारे पास है, तो I² RT क्यों नहीं लगाते हो, नहीं समझे, तो कैलकुलेशन करो। अरे I² RT लगाओगे या VIT लगा दो, एक ही बात है, क्या लगाना चाहोगे। वोल्टेज अगर निकालना चाहते हो तो V बराबर IR, V बराबर IR, तो लगा दो, चाहे जिसे लगा दो। तो मोटर में जो EMF जनरेट हो रहा है, हमारे पास टोटल करंट, नेट करंट पहले जनरेट करें, नेट EMF जनरेट करें, थोड़ा सा 1 मिनट रोको इसको, वीडियो को देखिए बच्चे। ये सवाल सही मायने में जब आपको मैं मैग्नेट पढ़ा देता तो आना चाहिए था। इसमें एक वर्ड आ गया बैक EMF, और होता क्या है, जैसे फैन है, फैन जब चलता है या कोई भी मोटर जब चलती है तो चलते हुए वोल्टेज पैदा करती है, चलते हुए वोल्टेज यस। हाँ। दुनिया की जितनी मोटर्स होती हैं जब वो स्टार्ट पर आती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, चलने लगती हैं, तो वो वोल्टेज पैदा करती हैं। बिल्कुल सर। और जब मैं आपको मैग्नेट पढ़ाऊंगा तो इस बैक EMF या मोटर वोल्टेज के बारे में बताऊंगा भी, आप ध्यान रखिएगा। यानी जैसे इस मोटर में करंट जाएगी, मोटर रन करना शुरू करेगी, तो मोटर के रन करने में मोटर में एक वोल्टेज जनरेट होगा। तो सबसे पहले इस सर्किट की जो करंट है I, वो सर्किट का नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस होता है। तो नेट वोल्टेज क्या भाई, 64 में बैटरी का वोल्टेज घटेगा तो पक्का है, हाँ, लेकिन जो मोटर में वोल्टेज जनरेट होता है वो भी हमारी पावर सप्लाई में लगे हुए वोल्टेज का अपोज करता है, इसलिए उसको कहा जाता है बैक EMF नाम होता है। और बाकी इसकी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जिस दिन आपको मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाऊंगा। सुन लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दिन आपको ये बताऊंगा कि मोटर में बैक EMF जनरेट कैसे होता है। अभी तो सिर्फ इतना कह रही कि मोटर में जो EMF जनरेट हो उसका नाम ई मोटर हो गया, अभी पता भी नहीं है मुझे। अपॉन सर्किट का नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ये जो वो EMF जनरेट होगा वो इस मेंस का अपोज करेगा। ये बात भी मैं आपको बताऊंगा अगर जिन बच्चों ने क्लास 10 में लेंज लॉ पढ़ा होगा, जिस वजह से किसी सर, हाँ वो लेंज लॉ है क्लास 10 में, चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी फिलहाल आपको इसे मानना पड़ेगा। टोटल वोल्टेज इतना बैटरी अपोज कर ही रही है, EMF जो मोटर में जनरेट हो रहा है वो इसका अपोज करेगा। और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 7 और 1 8। सर्किट में कितनी करंट लिमिट हो रही थी। और अगर आपको मेरी बात पर बिलीव ना होता हो तो देखना, अभी मैं तुमको करिश्मा दिखाता हूं। जैसे इसने क्या कह दिया था, करंट जा रही 3.5 एम्पीयर। अब आप अगर इसके बैक EMF को कंसीडर ना करते दीपक, तो देखना मैं क्या लगाता हूं। तो V बराबर IR, इसको सही सही बताना चाहिए था। तो इस सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज 48 हो जाता आपकी नज़र में। देखना, सर्किट में करंट 3.5 एम्पीयर फ्लो कर रही थी, सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 7 और 1 8 हो जाता। जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो बराबर है क्या। अगर आ जाएंगे दोस्तों सीधे पढ़ाना छोड़ दो, मल्टीप्लाई करके देखो। 8 का 24 4 28, 28 और 48 बराबर होते हैं क्या, ये बता रहा है। इस सर्किट में करंट 3.5 एम्पीयर दौड़ रही है, सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज आपकी नजर में तो 48 है, सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपकी नजर में 7 और 1 8 है। तो हिस्सा V बराबर IR वेरीफाई होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है,
क्योंकि वहाँ पे इस मोटर में एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है जिसका नाम बैक ईएमएफ होता है, और इसकी डिटेल जानकारी जब आपको पता है कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बस आने वाला है, करंट जब खत्म हो जाए बस वही शुरू करूंगा। आइए, तो अब पहला काम है ईएमएफ पैदा करें, और इसकी चर्चा, इस न्यूमेरिकल की चर्चा भी मैं लौट करके आऊंगा तो बताऊंगा। दीपक, तो मेरा सवाल ईएमएफ कैलकुलेट करने का हो गया। अगर इस बैक ईएमएफ को कैलकुलेट कर लेते आप तो ये वैल्यू आ जाती है 20 वोल्ट। यानी मोटर में जो बैक ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो कितने वोल्ट जनरेट हो रहा है? 20। अब हमसे मोटर में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहा था। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू VIT कर दीजिए। मोटर का बैक ईएमएफ कितना है? 20। मोटर में रन करने वाली करंट कितनी है? 3.5, और टाइम बोला है 1 घंटे, घंटे के मिनट, मिनट के सेकंड, कैलकुलेट करो, आंसर आपके साथ। वो तो बात ही नहीं है, जब तक तुमको बैक ईएमएफ के बारे में पता नहीं तब तक इस सवाल में ही खड़े रहो। मैंने वेरिफिकेशन कराया, अगर आपको तसल्ली ना हुई हो श्योर है ना। यहाँ मामला मोटर का आगे है, बस हो गया, फिर तो लगी है। बैटरी वाली तो EIT निकाली लो अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी वाला EIT निकाल लो। अब ये सब क्या है? अब NCERT ने खोद के तुमको पकड़ाया है। अब बच्चा करंट पढ़ने में लगा है, उसने जिंदगी में कभी बैक ईएमएफ के बारे में सुना नहीं है, क्या लगाएगा वो इस सवाल, और कैसे लगाएगा मुझे कोई बताए? सवाल ही पैदा नहीं होता, जिंदगी में कभी नहीं लगा पाएगा। चलो और आगे आगे कह रहा 4 सेल्स ऑफ आइडेंटिकल EMF E, internal resistance small r, connected in series with the variable resistor. The following graph shows the variation of terminal voltage of the combination with the current. बस खत्म हो गया सवाल, 132 हो गया, फिनिश, लास्ट हो गया। कितनी मिनट हो गए? वीडियो हो गया 40-50 क्या मिनट। मैंने कहा था ना 1 घंटे लगेगा, एग्जैक्ट 1 आवर में फिनिश हो जाएगा। छोटा सा सवाल है, यहाँ देखो 1 घंटे, मैंने पहले बोला था ना कि 11 सवाल है, 1 घंटे का काम है। हमने वीडियो शुरू से करने से पहले नहीं बोला था कि 1 घंटे लगेगा, लेकिन फिर लगेगा तो फिर लगेगा। 5.6 सुनो, बातें की गई, छोटा सा सवाल है, कोई अर्थ नहीं है, ये इसे डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये करंट की एक्सिस है, ये वोल्टेज की एक्सिस है। यहाँ करंट 1 एम्पियर नजर आ रही है, और जब 2.8 वोल्ट का माजरा है। ये सेल है, सुनो, करेक्ट 4 सेल ऑफ EMF E, each internal resistance small r connected in series with the variable resistor। 4 सेल थे, सभी का EMF E था, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R था। तो E सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R था। एक वेरिएबल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किए गए हैं, यानी ये रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। The following graph shows in the variation of the terminal voltage of the combination with the current output। टर्मिनल वोल्टेज है ये, और करंट आउटपुट का ग्राफ बना के रखा है। What is the EMF of each cell? हर सेल का EMF कितना है, हर सेल का EMF कितना है। जरा इधर आइए, जब इस सर्किट में करंट 0 होगी तो सर्किट का मैक्सिमम वोल्टेज होगा। आपको पता है सर्किट में करंट कब 0 होगी? जब ये बाहर वाला कनेक्ट नहीं होगा। जब करंट 0 होती है तब हमने बताया था दुकानदार आपके हाथ में देता है तो वो पूरा होता है। तो इस सेल का करंट 0 होने पर ग्राफ बताने में लगा है, इसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? 5. तो यानी पूरे चारों सेल का मिला के टोटल वोल्टेज 5.6 है। तो एक सेल का कितना होगा? 4 सेलों का मिलकर के 5.6 है, तो एक सेल का कितना होगा? 14 चौको 56, 1.4। पहला आंसर खत्म, पहला सवाल खत्म। ग्राफ में अलग से, हाँ, ये ग्राफ आपको बना के दिया गया है क्वेश्चन में, बना नहीं है ये आपने थोड़ा वैसे दिया, और ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में यहाँ बनाई है और दी है कि 4 सेल है। तो 4 सेलों का टोटल, जब करंट 0 थी, करंट 0 कब होती है? जब आप चारों सेल हाथ में लिए हो, सीरीज में पकड़ाए हो। करंट जब 0 थी तो सेल में EMF 5.6 ऑपरेट कर रहा था, और यहाँ पर हमारा माजरा आ गया 1. एक सेल का माजरा चाहिए, तो टोटल EMF 5.6 था, तो एक सेल का कितना होगा? पहला सवाल का आंसर आ गया होगा 1.4। नहीं है, आगे क्या है? फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल डज मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, हमने बताया था
मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब होता है? जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होती है। स्मॉल आर की वैल्यू जब कैपिटल आर के बराबर होती है, तो जरा देखिए, कह रहा व्हाट करंट फ्रॉम द सेल डज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अकर इन द सर्किट। इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कब जाएगी? व्हाट द करंट फ्रॉम द सेल डिसिपेटेड मैक्सिमम। तो कह रहा है ये किस सूरत में होगी मैक्सिमम करंट? इस सर्किट में मैक्सिमम करंट किसके बराबर होगी? जब स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर होंगे। मैंने चीन दी है आपको, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के जिस दिन बराबर हो जाएगी, सर्किट की करंट मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसमें कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हमें बताया है, चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सर्किट में जब करंट 2 एम्पियर की दौड़ रही थी, तो सर्किट का वोल्टेज 5.6 था, तो हो तो गया उसी से। इसमें दिखा रहा है ना, जब 2 एम्पियर की करंट है तो सर्किट का ईएमएफ टोटल टर्मिनल वोल्टेज 5.6 है। ओ सॉरी, ये 2 एम्पियर है तो टर्मिनल वोल्टेज 0 हो गया ना। जब करंट 2 एम्पियर है तो टर्मिनल वोल्टेज 0 हो गया है। तो तुमको पता है इन चारों सेलों को एक साथ अगर मैं कर लेता तो कुछ ऐसी सीन बन जाती। एक कैपिटल आर आपने बाहर लगा रखा है, चारों सेलों का ईएमएफ 4E हो गया है, चारों सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस 4R हो गया है, और जब इस सर्किट में 2 एम्पियर की करंट दौड़ रही है तो टर्मिनल वोल्टेज 0 हो गया। देखो ना, 2 एम्पियर करंट होने टर्मिनल वोल्टेज 0 नहीं हो गया। तो V टर्मिनल इक्वल टू, मैंने आपको एक रिलेशन बताया है, E माइनस IR। तो इस सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना है? 4E। इस सर्किट की करंट मुझे नहीं पता है। IR, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 4R। मेरा टर्मिनल वोल्टेज 0 हो गया है। कितना हो गया है? 4E को मैं हटा नहीं सकता। करंट तब 2 एम्पियर थी, तब ये सीन बनता कि नहीं बनता? एक पिक्चर और देखो, जब इस सर्किट में करंट 1 एम्पियर दौड़ रही थी तो मेरा टर्मिनल वोल्टेज 2.8 था। तो फिर से एक सीन बना लीजिए, 2.8, इसको मैं हटा नहीं सकता था। जब सर्किट में करंट 1 एम्पियर थी, इंटरनल रेजिस्टेंस 4R था। बोलो, कई इक्वेशन आपके सामने हैं, दो E और R दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे, बात खत्म, खेल सवाल। तो अब अगर आपको ये स्टैंडर्ड चाहिए तो मैंने आपको पहले बता रखा है, VT बराबर E माइनस IR नहीं होता था, तो E की जगह कितना? 1 1 2 3 4 सेल हो गए, तो 4E माइनस सर्किट की करंट बोला जब 2 एम्पियर होगा। जब करंट देखो 2 एम्पियर है तो टर्मिनल वोल्टेज करके 0 है। जब करंट 1 एम्पियर तो टर्मिनल वोल्टेज चला हुआ है 2.4 पर। एक इन्फॉर्मेशन पहले थी। तो अब चुपचाप उठाएं, E की वैल्यू मिल चुकी है, E की वैल्यू यहाँ बैठाएं तो स्मॉल r मिल जाएगा। पहले ही आ गया होता, ये दोनों सेल अभी साफ करके देखो तब भी आ जाएगा। नहीं हो गया? 132 हो गया, और एक आखिरी सवाल मेरे ख्याल से 133 भी था, इसको भी 2 मिनट में बता देता हूँ। करेक्ट, 2 batteries each of EMF E and internal resistance small are connected in parallel. We takes current from this combination, the external resistance capital R, then for value of capital R maximum power be obtained. What be the power? पावर आवर गया तेल लेने। कल मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की चर्चा की थी। किसी बैटरी से किसी एक्सटर्नल सर्किट में मैक्सिमम पावर तभी दी जा सकती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्स्ट्रा। दीपक, तुमने सुना नहीं, आपको लेक्चर लगता है। करेक्ट, 2 बैटरी ईच हैव EMF E, दोनों बैटरीज का EMF E के बराबर है। सुनिएगा, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बैटरी का स्मॉल r के बराबर है। आज वीडियो को YouTube पर वायरल कर दूंगा पूरा, सब मिला अगले लेवल का, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। तमामों के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि 1 घंटे में 11 सवाल बताए कैसे गए। 1 घंटे के 3 सवाल हैं वीडियो में। कराया 2 बैटरी ईच ऑफ EMF E, internal resistance small r are connected in parallel if we take current from this combination for external resistance capital R। दीपक, कैपिटल R लेते हैं, the maximum power will be obtained, इसमें मैक्सिमम पावर। तो हमने कहा इन दोनों बैटरियों को, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी तुमको सिखाया है। तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है, इसे कोई माइक अलग बदल नहीं सकता है। स्मॉल आर दोनों पैरेलल में थे, तो अब R/2 हो गया क्या? यस सर। और एक्सटर्नल में हमें पावर सप्लाई देनी है जिसका नाम कैपिटल R है। मैंने कल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बताया कि अगर इसको मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम करंट डिलीवर हो रही है तो एक शर्त हो जाती है इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पहली सीन क्लियर हो गई क्या?
कह रहा है इफ वी टेक करंट फॉर द कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल आर देन द व्हाट वैल्यू ऑफ आर मैक्सिमम पावर बी ऑब्टेन व्हाट इज द, तो कह रहा है कैपिटल आर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो आप अगर कैपिटल आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं आप आंसर मैच करा सकते हैं। r/2 आया होगा, ये देखिए r/2 आया होगा। आया है, हाँ वो तो आएगा ही। दिखा दो। अच्छा उसने आई देखो r/2 आया है क्या। अब कह रहा है वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी, पीक वो मैक्सिमम पावर कितनी होगी। तो अगर उस मैक्सिमम पावर के चक्कर में आए हैं तो P max इक्वल टू सर्किट में I² R लगा दीजिए। इसको तब सर्किट में करंट पता करनी है तो सर्किट की करंट सबसे पहले पता कर लीजिए, चाहे V²/R लगवा दीजिए। V के टर्म्स में आंसर है तो V²/R लगवा दीजिए। तो सर्किट का EMF E है तो E² इन दोनों का सम, हाँ एक मिनट, इन दोनों का सम, इन दोनों का रुक जाओ किधर, इन दोनों का सम है तो इन दोनों का सम कैलकुलेट करूंगा तो स्मॉल r की वैल्यू हमारी कैपिटल R/2 हो गई है। तो कैपिटल R/2 स्मॉल r/2 स्मॉल r ही तो आएगा, नहीं आएगा। I² R होता है कि नहीं होता है। होता है। अरे भाई स्मॉल r कैपिटल R बराबर है, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो गई है। तो कैपिटल R की वैल्यू R/2 है और वो भी R/2 है, तो दोनों मिला के सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया R, तो E² मैक्सिमम पावर डिसिपेशन निकल गई। एक बेस कंसेप्ट है, हमने तुमको बताया, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ सर आपको। बहुत जगह काम हाँ, बहुत काम बहुत जगह करते हैं, अभी तो मैं पहले से बताया था ना। तो ये एग्जाम्पल सारे फिनिश हो गए, कुछ बचा नहीं भाई। हाँ हाँ इसको बंद कर।